नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं डॉक्टर विनी शर्मा आपके सामने लेकर आई हूँ आज अध्याय 12 संपत्ति की अवधारणा। संपत्ति की अवधारणा में विद्यार्थियों, इस अध्याय में हम बात करेंगे संपत्ति हमारे लिए क्यों आवश्यक है, संपत्ति का अर्थ और उसकी विशेषताएं क्या है, संपत्ति का उदार व्यक्तिवादी सिद्धांत क्या है, सामाजिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत क्या है, संपत्ति की सामाजिक लोकतांत्रिक अवधारणा के अंतर्गत हम लास्की के विचारों का से अवगत कराएंगे। उसके बाद संपत्ति का मार्क्सवादी सिद्धांत, इन सभी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, संपत्ति की अवधारणा उतनी ही पुरानी है जितना कि मानव समाज। मानव समाज के साथ संपत्ति हमेशा से जुड़ी हुई है। अनादिकाल से ही मनुष्य चीजों का संग्रह करता आ रहा है, करता आ रहा है और उसके लिए संपत्ति का होना अति आवश्यक है। हमारे लिए संपत्ति क्यों आवश्यक है, इसको हम प्रमुख बिंदुओं में देखेंगे बच्चों, कि मनुष्य संपत्ति क्यों चाहता है। वास्तव में संपत्ति के संचय के पीछे दो प्रेरक तत्व होते हैं। पहला तो होता है मनुष्य अपने को भय और असुरक्षा से मुक्त रखना चाहता है। रोटी, वस्त्र, आवास मनुष्य की बुनियादी आवश्यकताएं होती हैं। इन्हें पाने के लिए आदिम मानव फल, फूल, पक्षी, मछली, जानवरों का शिकार करता था, पहाड़ों की कंदराओं में रहता था, पेड़ों की पत्तियों और छाल से अपना शरीर ढकता था। बाद में उसने पशुओं को मारने के बजाय उन्हें पालना शुरू कर दिया। कृषि के आविष्कार से सामाजिक जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन भी आया। अब मनुष्य को इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं रही और फिर भी असुरक्षा से बचने के लिए मनुष्य ने चीजों का संग्रह करना शुरू कर दिया, चीजों को एकत्रित करना शुरू कर दिया, जिसमें चल और अचल दोनों तरह की संपत्तियां शामिल थी। विद्यार्थियों, दूसरी बात इसके अंतर्गत आती है कि संपत्ति के साथ प्रतिष्ठा का भाव जुड़ा हुआ है। जिसके पास जितनी ज्यादा जमीन, जितने अधिक पशु, जितने ज्यादा गुलाम होंगे, वह समाज का उतना ही प्रतिष्ठित व्यक्ति या घराना माना जाता था। फलस्वरूप एक और जहां आम व्यक्ति संपत्ति का अर्जन अपने जीवन का प्रमुख उद्देश्य मानने लगा, वहीं दूसरी ओर शासकों ने भी, राजाओं ने भी अपने राज्यों की सीमाओं का विस्तार करना शुरू कर दिया। विजेता शासक हारे हुए राजा की भूमि और प्रजा दोनों का मालिक बन गया। संपत्ति के संबंध में बच्चों अनेक कानून और अवधारणाएं विकसित हो गई। कानूनों से भी ज्यादा रीति रिवाज संपत्ति की संस्था को नियमित करते थे। तो कुल मिलाकर के हमने क्या जाना कि संपत्ति हमारे लिए क्यों आवश्यक है, क्योंकि जब से मनुष्य समुदाय या मानव समुदाय का उदय हुआ, तभी से ही मनुष्य को संपत्ति की आवश्यकता किन्हीं ना किन्हीं रूपों में जो है आवश्यकता पड़ती रही। पहले संपत्ति वस्तु के बदले वस्तु से हम कुछ भी खरीद सकते थे। उसके बाद मुद्रा का आविष्कार हुआ और मुद्रा के द्वारा हम भय और असुरक्षा से मुक्त होने लगे और रोटी, वस्त्र, आवास और खाने पीने की चीजें, ये सभी चीजें हम प्राप्त करने लगे। धीरे धीरे मनुष्य ने कृषि का सहारा लिया और कृषि के आधार पर हमने अपना जीवन यापन शुरू किया, पशुपालन शुरू किया। इसके साथ ही संपत्ति का दूसरी जो आवश्यकता जुड़ी, वह जुड़ी संपत्ति से प्रतिष्ठा की। जिसके पास जितनी ज्यादा जमीन जायदाद होगी, पशु गुलाम ज्यादा होंगे, वो अधिक संपत्तिशाली व्यक्ति या अत्यधिक प्रतिष्ठित व्यक्ति या घराना माना जाता था। तो संपत्ति हमारे जीवन में जब से मानव समुदाय का उदय हुआ, तभी से संपत्ति की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। लेकिन संपत्ति किन्हीं अलग अलग रूपों में हमने देखी। विद्यार्थियों, संपत्ति का अर्थ और विशेषताओं के बारे में हम जानें तो अर्थशास्त्र को आमतौर पर संपत्ति का शास्त्र कहा जाता है। साधारण बोलचाल की बात करें तो बहुमंजिले इमारतें हो गई, सोना चांदी हो गया, हीरे रत्न, मोटर गाड़ियां, कृषि फर्म संपत्ति कहलाते हैं। परंतु अर्थशास्त्र की दृष्टि से हर वस्तु संपत्ति है जिसमें मूल्य होता है। वह वस्तु जिसका कुछ न कुछ मूल्य है, कीमत है, वो संपत्ति के अंतर्गत आ जाता है। जिसे खरीदा जा सकता है, जिसे बेचा जा सकता है, वो संपत्ति के अंतर्गत आता है। राजनीति के आचार्यों ने संपत्ति की परिभाषा करते समय उसमें सामाजिक मान्यता और वैधता की बात को भी जोड़ दिया। एक विचारक हैं आशीर्वादम, वो कहते हैं वे सभी चीजें जिन पर मनुष्य का स्वामित्व होता है, मतलब मालिकाना हक होता है, वे सारे पदार्थ जो उसके हिस्से में हैं,
उसकी निज संपत्ति माने जाते हैं, बशर्ते कि उन्हें समाज की मान्यता मिल चुकी हो। कहने का मतलब यह है कि जो वस्तु उसके उस मालिक के नियंत्रण में है, स्वामी के नियंत्रण में है, और उसने उस नियंत्रण को समाज ने स्वीकार कर रखा है, वैधता दे रखी है, वो संपत्ति के अंतर्गत आता है। इस प्रकार किसी चीज का अपने पास होना ही पर्याप्त नहीं होता, उसके लिए वैधता, समाज की वैधता भी होनी आवश्यक है। कब्जे मात्र से मैं किसी संपत्ति का स्वामी नहीं बन जाता, मतलब मैं किसी संपत्ति का अननेसेसरी में हरण कर लेता हूँ, अवैध तरीके से हरण कर लेता हूँ, तो मैं उसका स्वामी नहीं माना जाऊंगा जब तक कि उसे वैधता नहीं मिल जाती, कानूनी अधिकार हमें नहीं मिल जाता है उसका, तब तक मैं संपत्ति का मालिक नहीं माना जाऊंगा उस वस्तु विशेष का। विद्यार्थियों, उस वस्तु को रखना, उसका उपभोग करना, उसे दे देना, उसे समाप्त कर देना, कानूनी अधिकार जब तक मेरे पास नहीं होगा तब तक मैं उसका स्वामी या मालिक नहीं कहलाऊंगा। संपत्ति का कोई ना कोई स्वामी होता है और होना चाहिए। वह कोई व्यक्ति भी हो सकता है, संस्था भी हो सकती है, सरकार भी हो सकती है। जैसे कि मकान है, मोटर गाड़ी है, आभूषण है, मशीनें हैं, फैक्ट्री है, कॉपीराइट है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो एक व्यक्ति की निजी संपत्ति हो सकती है। इन्हीं चीज़ों में हम बात करें संस्थाओं की, तो स्कूल है, सहकारी सोसाइटी है, परोपकारी संघ है, ये भी अधिकार हो सकते हैं। बहुत से उद्योग धंधों का राष्ट्रीयकरण किया जा सकता है, उस स्थिति में वे सरकार की संपत्ति बन जाते हैं। सरकार का अन्य इमारतों, सार्वजनिक मार्गों, पुलों और बहुत से यातायातों के साधनों पर भी स्वामित्व होता है। तो ये सभी संपत्ति के अंतर्गत आते हैं बच्चों। की संपत्ति जो है, संपत्ति का अर्थ और विशेषताओं के बारे में हमने जाना कि संपत्ति क्या है, जो हमारे लिए उपयोगी है, जिसका स्वामित्व हमारे पास है, जिसकी वैधता हमारे पास है, वो हमारे अंतर्गत संपत्ति के अंतर्गत आ जाता है। अब बात आती है संपत्ति की विशेषताओं की। वह संपत्ति हमारे लिए कितना यूजफुल है, कितनी कौन कौन सी विशेषताएं जो है इसके अंतर्गत होती है। सबसे पहले बात आती है विद्यार्थियों उपयोगिता, यूटिलिटी। वस्तुओं का मूल्य उनकी उपयोगिता की वजह से होता है, अर्थात वस्तु में कोई ऐसी विशेषता होनी चाहिए कि वह हमारी किसी आवश्यकता को पूरा करती हो। रोटी हमारी भूख मिटाती है, मकान, कपड़े हमें सर्दी से और गर्मी से बचाते हैं, उपभोग की अन्य वस्तुएं भी इसलिए मूल्यवान है क्योंकि वे हमारे किसी न किसी आवश्यकता की पूर्ति करती हैं। तो विद्यार्थियों कि वह वस्तु हमारे लिए कितनी उपयोगी है, उस उपयोगिता का भी ध्यान हमें संपत्ति को संग्रहित करने में करना चाहिए। अब बात आती है दुर्लभता। संपत्ति का महत्व उसकी दुर्लभता की वजह से भी होता है। यदि किसी भी चीज की मात्रा उसकी मांग से ज्यादा होगी तो कोई उसके लिए अधिक मूल्य क्यों देगा। मतलब समाज में, राज्य में यदि किसी वस्तु की डिमांड ज्यादा है, मतलब संपत्ति का महत्व उसकी दुर्लभता की वजह से है। यदि किसी भी चीज की मात्रा उसकी मांग से ज्यादा है, मतलब डिमांड बहुत ज्यादा है और उससे भी कहीं ज्यादा जो है उसकी पूर्ति की जा रही है, तो उस वस्तु का मूल्य नहीं होगा। या अब इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी वस्तु की मांग कम है और वह वस्तु जो है बहुत अधिक मात्रा में, बहुत अधिक संख्या में विद्यमान है समाज में, तो उसका कोई मूल्य नहीं होता, ना के बराबर उसका मूल्य होता, वो न्यूनतम मूल्य पर बिकाऊ होती है। देखिए संसार में आज जो आपाधापी देखने को मिलती है उसकी वजह से है चीजों का अभाव। आपाधापी, जो एक वस्तु को प्राप्त करना, फिर नहीं ये वस्तु नहीं दूसरी वस्तु को प्राप्त करना, ये जो आपस में आपाधापी चलती है, ये है चीजों का अभाव होना, वस्तुओं का अभाव होना। यदि वस्तुएं या सेवाएं दुर्लभ न हो तो आर्थिक समस्याएं नहीं होंगी। और विकासशील देशों के संदर्भ में मॉरिस डुवर्जर का कथन है कि रोटी दिन प्रतिदिन बड़ी बनती जा रही है, मतलब रोटी का आकार बड़ा बनता जा रहा है, पर खाने वालों की संख्या जो है ज्यादा बड़ी बनती जा रही है। मतलब रोटी भी बड़ी बनती जा रही है, लेकिन रोटी को खाने वाले लोग भी जो हैं और ज्यादा उतनी ही गति से और ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, मतलब जनसंख्या वृद्धि भी होती जा रही है। फलस्वरूप हर व्यक्ति का हिस्सा बढ़ने की बजाय घट गया। क्या हुआ, हर एक रोटी भले ही कितनी बड़ी बन जाएगी, वस्तुएं कितनी ज्यादा हम समाज में लेकर आ जाएंगे, लेकिन उनको खाने वाले जब दुगने चौगने हो जाएंगे तो हर एक व्यक्ति के पास उस वस्तु को प्राप्त करने का जो हिस्सा है वो कम और कम होता चला जाएगा। अब बात आती है हस्तांतरणीयता की।
संपत्ति का एक महत्वपूर्ण गुण है उसकी हस्तांतरणीयता। उसे खरीदा या बेचा जा सकता है, किसी को दान या उपहार दिया जा सकता है और उसे किराए पर भी उठाया जा सकता है। इसी गुण की वजह से उसकी स्वामित्व में परिवर्तन होता रहता है। मतलब किसी वस्तु, ऐसी वस्तु जिसे हम बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, दान दे सकते हैं और उपहार भी दे सकते हैं, वो उसकी हस्तांतरणीयता होती है। वस्तु पर मनुष्य का अनन्य अधिकार। निजी अधिकार का अर्थ होता है पूर्ण अधिकार। साझे की वस्तु पर भी सभी साझेदारों का पूर्ण अधिकार होता है। जब तक संपत्ति का बंटवारा नहीं हो जाता तब तक सभी साझेदार उसका उपभोग करने का अधिकार रखते हैं। इसमें वस्तु को दे देने, बेच देने या उसे विनिष्ट कर देने या नष्ट कर देने का अधिकार भी शामिल होता है। मतलब वह व्यक्ति उस वस्तु विशेष पर, उस संपत्ति पर अपना अनन्य अधिकार रखता है। मतलब इसका अधिकार खत्म ना हो उतना अधिकार वह रखता है। अब नेक्स्ट विशेषता आती है सामाजिक अथवा कानूनी मान्यता। अन्य सभी अधिकारों की भांति संपत्ति का अधिकार भी तभी माना जाएगा बच्चों जब समाज या कानून उसे मान्यता दे दे। जैसे कि मैंने आपको परिभाषाओं में बताया कि उसकी वैधता उतनी ही जरूरी है समाज में जितनी हमारे लिए संपत्ति आवश्यक है। संपत्ति का अधिग्रहण कर लेना या संपत्ति को कब्जे में प्राप्त कर लेने से हमारी संपत्ति नहीं रह जाती है। उसका कानूनी अधिकार यानी वैध अधिकार भी समाज के द्वारा स्वीकृति भी होनी आवश्यक है। समाज या राज्य की स्वीकृति के बिना अधिकार का कोई मूल्य नहीं होता बच्चों। हर अधिकार मनुष्य के बीच कुछ निश्चित संबंधों की स्थापना करता है। समाज के बिना न तो किसी अधिकार का अर्जन किया जा सकता है और न ही संरक्षण किया जा सकता है। इसलिए संपत्ति के अधिकार को प्राकृतिक और पवित्र अधिकार मानना न्यायसंगत नहीं दिखाया जाता। वास्तव में अधिकार राज्य या समाज में मिले हैं, राज्य समाज से मिले हैं, प्रकृति या परमेश्वर से नहीं मिले हैं। इसके बाद बात आती है संपत्ति के संबंध में अवधारणाएं जो हैं, कॉन्सेप्ट जो हैं, दिन प्रतिदिन बदलते भी रहते हैं। मूल्यवान वस्तुओं का मूल्य हमेशा एक जैसा बना रहता है। आज जिस चीज की उपयोगिता है वर्षों पहले भी उसकी उपयोगिता थी और उसकी आगे भी उपयोगिता रहेगी, परंतु उसकी उपयोगिता व्यक्ति के लिए कितनी है और समाज के लिए वह किस मात्रा में उपयोगी है, इसके बारे में धारणाएं बदलती रहती हैं। जैसे हम बात करें कि प्राचीन और मध्ययुगीन विचारकों ने पूंजी और भूमि पर निजी स्वामित्व को अच्छा बताया, जबकि 20वीं शताब्दी में समाजीकरण का दौर चला और कहा गया कि बुनियादी उद्योगों तथा अन्य महत्वपूर्ण उद्योगों पर राज्य का स्वामित्व रहे और इसी प्रकार करारोपण यानी टैक्सेशन के संबंध में समाज की धारणाएं बदलती रही। आयकर, संपदा कर, उत्तराधिकार शुल्क तथा आयात और निर्यात पर लगाए जाने वाले शुल्कों के विषय में हमारी अवधारणाएं एक सी नहीं रही। जैसे जैसे समाज की आवश्यकताएं और प्राथमिकताएं बदलती रही वैसे वैसे इन सभी के संबंध में तरह तरह के निर्णय भी लिए जाते रहे। तो कहने का मतलब है उपलब्धता कितनी है, पहले कितनी थी और अब कितनी है, ये सभी जो है समय समय पर बदलता रहता है। इसके बाद अंतिम विशेषता संपत्ति की आती है कि संपत्ति का अधिकार असीम नहीं है। विद्यार्थियों, संपत्ति जो है असीम अधिकार लिए हुए नहीं होती है। संपत्ति का अधिकार पूर्ण अथवा असीम नहीं हो सकता है। व्यक्ति समाज पर निर्भर होता है बच्चों। समाज ही व्यक्ति की संपत्ति को संरक्षण प्रदान करता है, इसलिए सामाजिक हितों की दृष्टि में रखते हुए संपत्ति के अधिकार को सीमित करना ही पड़ता है। कम्युनिस्ट देशों में उत्पादन के अधिकांश साधन किसी व्यक्ति विशेष की संपत्ति न होकर समूचे समाज की संपत्ति होते हैं। उदार लोकतांत्रिक देशों में श्रमिकों की सुरक्षा और सुविधाओं को ध्यान में रखकर उद्योगपति के अधिकारों का नियंत्रण किया जाता है। तो विद्यार्थियों, संपत्ति का अधिकार किसी का असीम नहीं होता। कोई संपत्ति के अधिकार में अपना तानाशाह नहीं होता जिसमें वो अपना जबरन अधिकार उसमें पैदा कर सके। संपत्ति समाज की होती है, व्यक्ति समाज पर निर्भर होता है और समाज ही व्यक्ति की संपत्ति का संरक्षण करता है। और सामाजिक दृष्टि से यदि हम देखें तो संपत्ति के अधिकार को सीमित करना पड़ता है। और कम्युनिस्ट देशों की अगर बात करें तो संपत्ति जो है किसी व्यक्ति विशेष की नहीं होती, वो समूचे समाज की होती है। इसी प्रकार से उदार लोकतांत्रिक देशों में श्रमिकों की सुरक्षा और सुविधाओं को ध्यान में रखकर ही उद्योगपतियों के अधिकारों को नियंत्रित किया जाता है, अर्थात उस संपत्ति पर उस श्रमिक का, मजदूर का भी उतना ही हक होता है जितना कि उस मालिक का हक होता है। तो इसी के आधार पर विद्यार्थियों, हमने संपत्ति की प्रस्तावना को समझा, उसके अर्थ और विशेषताओं को समझा और संपत्ति हमारे लिए क्यों आवश्यक है, संपत्ति क्या हमारे लिए असीम है या
संपत्ति के अंतर्गत कौन कौन सी अवधारणाएं हैं, इन सभी को हमने जाना। विद्यार्थियों, अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम संपत्ति का उदार व्यक्तिवादी सिद्धांत पढ़ेंगे। इसमें लॉक, बेंथम, एडम स्मिथ, हर्बर्ट स्पेंसर किस प्रकार से संपत्ति को परिभाषित करते हैं और क्या बताते हैं कि उदारवादी दृष्टिकोण संपत्ति का कितना अधिकार बताता है, संपत्ति को किस प्रकार से परिभाषित करता है। और नेक्स्ट वीडियो में हम इन सभी की चर्चा करते हुए आपके साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार एंड धन्यवाद।